तो हिंदी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ये वीडियो नंबर 3 है। इससे पहले हम लोग 2 वीडियो बना चुके हैं, अगर नहीं देखे हो तो जाकर देखो। 22 फरवरी को हिंदी का एग्जाम है। यकीन मानो 20 को जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएगा ना, जो मैं बता रहा हूँ उसी में से आएगा, क्योंकि सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है ना, इसे तुम लोग याद कर लो बाबू, इससे बाहर नहीं आएगा। मैथ माइनर बोल रहा है ना, इससे बाहर नहीं आएगा तो नहीं आएगा, इतना तो तुम्हें विश्वास करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पर प्रश्न देखते हैं, उत्तर भी देखते हैं। पहले का प्रश्न है, आधुनिक काल की समय सीमा है। ठीक है ना, तो आधुनिक काल की समय सीमा क्या है? तो आधुनिक काल की समय सीमा है बाबू 1843 से लेकर अब तक। ठीक है, 1843 से लेकर अब तक। महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, तो महादेवी वर्मा की रचना कौन सी नहीं है? तो जुगांत महादेवी वर्मा का रचना नहीं है। तो इनका मतलब इसका रचनाकार कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। जुगांत का मतलब रचनाकार कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। यहाँ पर दिख रहा होगा स्पष्ट। तो जुगांत का रचनाकार है कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। आधुनिक काल की समय सीमा भी बताया हूँ 1843 से लेकर अब तक। ठीक है ना, तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा ये वाला बाबू देख लो। यहाँ पर देखो, आधुनिक काल 1843 से लेकर अब तक। आधुनिक काल को अलग अलग युग में बांटा गया है। भारतेंदु युग हो जाएगा, द्विवेदी युग हो जाएगा, क्षयवादी युग हो जाएगा, प्रगतिवादी युग हो जाएगा, नई कविता युग हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आधुनिक काल को अलग अलग समय में बांटा गया है। सब युग किस में आता है? आधुनिक काल में। आधुनिक काल के समय क्या हुआ? 1843 से लेकर अब तक। ठीक है, ऐसे अगर पूछ देगा रीति काल की समय सीमा बताइए, तो रीति काल की समय सीमा यहाँ पर देख लो, 1643 से लेकर 1843, 1643 से लेकर 1843। ये भी पूछ सकता है। कौन तय है कि केवल आधुनिक काल ही पूछे? रीति काल भी पूछ सकता है। तो रीति काल की समय सीमा कितना है? 1643 से लेकर 1843। ठीक है, कॉपी में नोट भी कर लेना, याद भी करते रहो। ठीक है ना। अब देखो, उसके बाद से भक्ति काल की समय सीमा। तो भक्ति काल की समय सीमा वो 1343 से लेकर 1643। भक्ति काल की समय सीमा कितना है? 1343 से लेकर 1643। ठीक है, उसके बाद से बाबू आदि काल आ जाएगा। ठीक है ना, कौन से काल? आदि काल। यहाँ पर दिख रहा है, देखो यहाँ पे आदि काल। आदि काल की समय सीमा कितना है? 743 से लेकर 1343। ये रट लो, समय सीमा बाबू रट लो। मैं बोल रहा हूँ रटो तो रटो, यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो आदिकाल की समय सीमा कितना है? 743 से लेकर 1343। ठीक है ना, ये कितना देखो, 743 से लेकर 1343। उसके बाद से भक्ति काल की समय सीमा दूसरा 1343 से लेकर 1643। उसके बाद से तीसरा रीति काल की समय सीमा 1643 से लेकर 1843। ऐसे ही आधुनिक काल की समय सीमा कितना हो जाएगा? 1843 से लेकर अब तक। ठीक है, आधुनिक काल में ये सब युग आधुनिक काल में आता है। भारतेंदु युग हो गया, द्विवेदी युग हो गया, क्षयवादी युग हो गया, प्रगतिवादी युग हो गया, नई कविता युग हो गया। ये सभी युग किस में आते हैं? आधुनिक काल में। अब देखो यहाँ पे कुछ यहाँ पर है, देखो आधुनिक काल के कवि। आधुनिक काल के मतलब कि जो जितने भी रचनाकार हैं, सबसे पहले विद्यापति, उसके बाद से अब्दुल रहमान। ऐसे पूछ सकते हैं, मतलब अब्दुल रहमान मतलब किस काल से संबंधित है? तो आधुनिक काल से। ठीक है ना, कौन से काल से? आधुनिक काल से। तो आधुनिक काल के प्रमुख रचनाकार में याद कर लीजिएगा, विद्यापति और अब्दुल रहमान। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वही मैं लेकर आया हूँ। तो आदिकाल में विद्यापति और अब्दुल रहमान। उसके बाद से देखो यहाँ पे भक्ति काल। तो भक्ति काल के प्रमुख रचनाकार कौन है? सूरदास है, नंददास है, कृष्णदास है। तो सूरदास किस काल से संबंधित है? भक्ति काल। प्रश्न ऐसे पूछ सकता है, सूरदास किस काल से संबंधित है? भक्ति काल। उसके बाद से नंददास, तो नंददास किस काल से संबंधित है? तो ये भी भक्ति काल। ठीक है, उसके बाद से अगला जैसे कृष्णदास किससे संबंधित है? भक्ति काल। देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, जो भी दास दास दास, तो दास 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 किस में आएगा? अधिकांश भक्ति काल में। अगर दास दिख रहा है तो भक्ति है। ठीक है ना, भक्ति कर रहा है इसलिए दास है। ठीक है ना, ऐसे याद कर लो, ट्रिक कुछ भी बनाओ। दास देखो, दास दास दास, तो अगर दास आएगा तो भक्ति काल से। रीति काल देखो यहाँ पर महत्वपूर्ण है। रीति काल के प्रमुख जो कवि हैं, रचनाकार हैं, वो देखो यहाँ पर केशव हो गए, उसके बाद से भूषण हो गए, मतीराम हो गए, बिहारी हो गए, पद्माकर। ठीक है ना, रीति काल के प्रमुख जो रचनाकार हैं केशव, भूषण, मतीराम, बिहारी, पद्माकर। ठीक है ना, ये इसको आपको याद करना है। ठीक है ना, तो चलिए प्रश्न की ओर। तो प्रश्न यह था बाबू कि हाँ देखो यहाँ पे महादेवी वर्मा की रचना कौन सा नहीं है? तो जुगांत महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। किनकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत का। जुगांत किनकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत का। तो जुगांत किनकी रचना हो जाएगा? सुमित्रा नंदन पंत का। ठीक है ना बाबू। अब देखो महादेवी वर्मा की रचना नहीं है तो जुगांत नहीं है, तीनों है, निहार भी है, सांध्य गीत भी है, दीपशिखा भी है। तो इसको आप लोग रट लो। ठीक है ना, कैसे भी करके रटो, याद करो। ठीक है ना, समय बहुत कम है, लेकिन टेंशन मतलब जो मैं करवा रहा हूँ ना वो सब पूरा वीडियो देखो। इसी से बाहर आ गया ना तब तुम लोग बता देना हमें। ठीक है ना, इसी में से आएगा। हास्य रस का स्थायी भाव है,
तो हाथ से रस का स्थायी बाबू वो हास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हास। हाथ से रस का स्थायी बाबू क्या हो जाएगा, हास हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें देखो अगला प्रश्न में बोला है कि पीपर पात सरिस मंडोला, पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है, तो उपमा अलंकार है। ठीक है ना, यहाँ पर देखो याद कर लेना, सा से सरिस, सा से सी सरिस, सा से सी सरिस, चारों शब्द में से अगर कोई भी शब्द दिखे तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार पहचानने का यही ट्रिक है, सा से सी सरिस, 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 सा से सी सरिस। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर सरिस दिख रहा है ना, पीपर पात सरिस मंडोला, इसलिए अलंकार कौन सा है, उपमा अलंकार है। ठीक है ना, तो उपमा अलंकार पहचानने का यही ट्रिक है, सा से सी सरिस, सा से सी सरिस, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है ना, तो उपमा अलंकार पहचानने का ट्रिक याद कर लो अभी, सा से सी सरिस, सा से सी सरिस, मतलब इसमें से कोई भी दिखेगा तो वहां पर बाबू आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो। ठीक है ना, उसके बाद से शेयर वगैरह सब कुछ कर दिया करो। अब देखो बाबू, सोठा छंद में चरण होते हैं, तो 4 चरण होते हैं। ठीक है ना, सोठा छंद में कितने चरण होते हैं, 4 गो चरण होते हैं। तो सोठा में बाबू कितना चरण हो जाएगा, 4 गो चरण। ठीक है ना, देखो यहाँ पे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है ना, दिख रहे हैं ना, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। 120 को क्वेश्चन है हमारे पास, 120 में से आएगा, सब करवाऊंगा एग्जाम से पहले। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। तो सोठा छंद में बाबू कितने चरण होते हैं, 4 गो चरण होते हैं। ठीक है ना, 4 गो। अब देखो उपदेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो उपदेश में, तो उपदेश में क्या हो जाएगा, उप, यहाँ पर उप दिख रहा है ना, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उपदेश में क्या हो जाएगा, उप। पढ़ते के भेद है, मतलब पढ़ते कितने प्रकार के होते हैं बाबू, 2 प्रकार के। ठीक है ना, पढ़ते 2 प्रकार के। अब देखो हानि लाभ में समास है, हानि लाभ में कौन सा समास है, जब भी बीच में ये वाला चिन्ह दिखे ना, ऐसे डैश मतलब योजक चिन्ह दिखे, उसमें द्वंद्व समास होता है। हानि लाभ में कौन सा समास है, द्वंद्व समास। जैसे माता पिता, माता पिता, तो माता पिता देखो ये वाला आ गया ना, सीताराम, सीता उसके बाद से राम। ठीक है ना, राम लक्ष्मण, राम लक्ष्मण, अगर बीच में ये वाला चिन्ह दिखे ना तो उसमें द्वंद्व समास होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है ना, ऐसे भी और द्वंद्व समास के एग्जाम्पल तुम लोग देख लेना, तो द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे बोला है हंस पत्रिका के प्रथम संपादक थे, तो प्रेमचंद्र थे। ठीक है ना, हंस पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे, प्रेमचंद्र थे। हंस पत्रिका किसके द्वारा शुरू किया गया, तो प्रेमचंद्र के द्वारा। ठीक है ना, देखो अब जो भी प्रश्न लिए है ना, यहाँ पर देख लो, एक बार दिखा देता हूँ। 2023 में जो पूछा गया है ना वही लिए हूँ, फालतू का कुछ नहीं। हिंदी दिख रहा है ना, कोड भी देख लो, DF यहाँ पर कोड है। ठीक है ना, तुम लोगों के लिए, केवल तुम लोगों के लिए। ठीक है ना, तो याद कर लो, ये सब मतलब कि पेपर वाला प्रश्न है, अपने मन से नहीं लाया हूँ। तो हंस पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे, तो प्रेमचंद्र थे। ठीक है ना, अब देखो अगला प्रश्न आपको दिख रहा है, शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार कौन है, तो शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार भगवती चरण वर्मा। कौन है, भगवती चरण वर्मा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, भगवती चरण वर्मा। ठीक है ना, भगवती चरण वर्मा। ठीक है, चलिए अब आगे बोला है, अगर इसमें देखिए मछली का पर्यायवाची है, तो मछली का होता है मीन, मछली का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा, मीन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यद्यपि में कौन सी संधि है, यद्यपि में देखो यहाँ पर य आ गया, उसके बाद से दो से पहले यहाँ पर हलंत लगा है, इसका मतलब दो आधा है। तो य अगर बीच में य आए, ध्यान से देखो, अगर बीच में य आए और उससे पहले वाला जो भी मतलब व्यंजन आए, अगर वो उसका आधा है, मतलब हलंत आधा है, तो यण संधि होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है ना, तो यण संधि। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है बाबू, यहाँ पे खीर का तत्सम है, तो खीर का तत्सम हो जाएगा क्षीर, ये छतरी वाला छ, ये छतरी वाला छ बाबू, ये छतरी वाला छ अधिकांश मतलब तत्सम में आता है, किसमें, तत्सम में। ठीक है ना, तो खीर का हो जाएगा क्षीर, हाँ छतरी वाला छ, ये वाला पहले का नहीं होगा, दूसरा, तो खीर का हो जाएगा क्षीर। अब देखिए बाबू आगे चलते हैं। ठीक है, देखो फिर से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक है, मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक है, तो इन्हीं के नाम पर पड़ा है शुक्ल युग, तो शुक्ल युग इन्हीं के नाम पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ये वाला रुको 1 मिनट थोड़ा सा वेट कर लो। ठीक है ना,
यही है हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनको सबसे पहले नमस्कार करो, जीवन परिचय इनका याद कर लिया हो कि नहीं, नमस्कार कर लिया करो, नमस्कार, ठीक है ना। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल यही है, इनका मोक्ष बहुत दूर है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है ना, इनका जीवन परिचय याद भी कर लेना। तो ये किस युग के लेखक है, तो शुक्ल युग के। किस युग के, शुक्ल युग के, ठीक है ना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के हो जाएंगे, शुक्ल युग के, ठीक है ना। अब देखिए